हेलो स्टूडेंट्स। अब अभी तक हम लोग वर्क, एनर्जी और पावर चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग ने वर्क की थ्योरम पढ़ी थी, किसको वर्क कहते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शुरुआत हम लोग ने कांस्टेंट फोर्स से करी थी, उसका कैलकुलेशन हम लोग एफ एस कॉस थीटा से करते थे। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल डेली रूटीन के पढ़े थे कि डेली रूटीन में एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ताकि हमको पहचानने में सहायता मिले कि वर्क कब ज़ीरो होता है, कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, ये सब पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक है कि वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो हेडिंग तो यही है, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। और मेनली हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं। स्प्रिंग फोर्स इसलिए पढ़ते हैं कि उसी से हम अपना कैलकुलेशन करते हैं उसका, और उसी से फॉर्मूले बनते हैं। और उसके अलावा तो हमारा मेन टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। अब हम वर्क कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वेरिएबल फोर्स का, जो कि अभी मान लीजिए t बराबर 1 सेकेंड पे +5 है और t बराबर 2 सेकेंड पे +6 है। तो इस तरह से चेंज होता रहता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं टॉपिक में कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक क्या है, टिल नाउ वी हैव, तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, W = F(s) cos थीटा। कौन सा पढ़ा है, कांस्टेंट फोर्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है, कांस्टेंट फोर्स पढ़ा है। कांस्टेंट फोर्स पढ़ा है हम लोगों ने। तो कांस्टेंट फोर्स को हम लोग ने क्या है, F(s) cos थीटा से करा। उसमें मैग्नीट्यूड और F की मैग्नीट्यूड होती है, इसमें F की मैग्नीट्यूड होती है। किसकी होती है, F की, फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होती थी। क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। डायरेक्शन भी फिक्स होती थी और वैल्यू भी कांस्टेंट होती थी, टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करती थी। ठीक, तो ये हम लोग की पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कह रहे हैं, अब क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं आपसे कि व्हाट इज ए वेरिएबल फोर्स। कैसा होता है वेरिएबल फोर्स, उसकी क्या एग्जांपल्स होते हैं और कैसे क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे वो चेंज करता है, ये सब देखेंगे। तो दो मेनली एग्जांपल होते हैं, वो शो हम करेंगे। तो मोस्ट ऑफन द फोर्स डूइंग द वर्क इज वेरिएबल। अब इसमें ये लाइन इसलिए लिखी है कि आम जिंदगी में हमेशा वेरिएबल फोर्सेस से पाला पड़ता है, कांस्टेंट फोर्स से बहुत कम पड़ता है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप काम करेंगे वेरिएबल हो जाएगी, आप कांस्टेंट उसको रख नहीं पाएंगे, या तो फिर नॉब तोल के रखिए, तो ऐसा होता है। तो जनरली हमारी जो मेन जिंदगी है उसमें वेरिएबल फोर्स से पाला पड़ता है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल इसके पढ़ने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1 है रॉकेट एग्जाम्पल। ठीक, तो रॉकेट में क्या होता है, अर्थ पे रॉकेट का स्टेशन होता है और फिर उसके वहाँ से वो कैलकुलेशन करके अपना मैकेनिज्म करके छोड़ा जाता है। और पहले वो r1 दूरी, मान लीजिए स्टेशन से ज़मीन से उसकी जो है डिस्टेंस r1 है। तो यहाँ से उसको ऊपर उठने के लिए F1 फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उठने के लिए ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स चाहिए होता है, तभी तो ऊपर जाएगा रॉकेट। तो उसको F1 फोर्स की यहाँ ज़रूरत पड़ती है, तब वो थोड़ा उठता है। फिर वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है तो ग्रेविटी कम होने लगती है। ठीक है, तो ग्रेविटी कम होने लगती है तो उसको F2 फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब उसको फोर्स की कम ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद r3 दूरी पे जाता है, जब एटमॉस्फेयर पर निकलने वाला होता है तो F3 की ज़रूरत होती है। 3 सिचुएशन ने दी हैं, और भी तमाम सारी सिचुएशन हो सकती हैं, 3 दिखाई। तो अब देखिए यहाँ इस सिचुएशन में जो F1 फोर्स की ज़रूरत है उसमें इसकी दूरी जो है अर्थ से r1 है, और F2 जब ज़रूरत उसको पड़ती है तब उसकी दूरी r2 है, और F3 की ज़रूरत पड़ती है तो r3 है। ठीक, ये 3 सिचुएशन है। अब इसमें हमने क्या एग्जाम्पल में देखिए, F1, F2, F3 ये कौन से फोर्सेस हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये कौन से फोर्स हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटी को
ओवरकम करने के लिए जितने फोर्स की ज़रूरत होती है वो हैं ये। तो ये फोर्सेस क्या इक्वेशन रखते हैं, ये फोर्सेस मैथमेटिकली इसको कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब कि जमीन से उसकी जो दूरी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि इरप्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसके स्क्वायर जब करेंगे उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इरप्रोपोर्शनल होता है, या कि 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको फिर कैसे समझेंगे, दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, एंड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूसली कम होता जाता है विद रिस्पेक्ट टू r²। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन कम हो जाता है, यहाँ और कम हो जाता है, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो यहाँ फ्यूल ज़्यादा खाता है रॉकेट, यहाँ फ्यूल कम खाता है, यहाँ बहुत कम खाता है, यहाँ ज़्यादा खपत होती है, यहाँ कम खपत होती है, यहाँ बहुत कम खपत होती है। तो ये पूरा एक एग्जाम्पल दे दिया, तो इसको याद रखेंगे। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वेरिएबल फोर्स का। देखिए वेरिएबल फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो इस तरह का बहुत ही सिंपल और अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी गुड एग्जाम्पल है। स्प्रिंग फोर्स में वेरिएबल फोर्स समझा जा सकता और बहुत सरल है। तो पहले जान लेते हैं स्प्रिंग कैसी होती है। स्प्रिंग एक रिजिड वॉल या हुक या किसी हैंगर में आपने स्प्रिंग लगी हुई है और उसमें एक बॉडी ब्लॉक आपने लगा दिया। अब उसको जब आप ऑन पुलिंग, अब उसको इस डायरेक्शन में पुल करते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो मान लीजिए वो यहाँ आ गई, तो पुलिंग फोर्स तो यहाँ लगता है। पुलिंग फोर्स मान लीजिए P है, तो पुलिंग फोर्स से मतलब नहीं है। पुलिंग फोर्स तो केवल उसका पुलिंग फोर्स केवल उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने के लिए है कि कितना स्ट्रेच, कितना खींचा है उसको, कितना डिस्टेंस। मान लीजिए x स्ट्रेचिंग करी गई है, x डिस्टेंस उसको स्ट्रेच करके यहाँ ले आए। तो अब स्ट्रेचिंग के बाद अगर इसको स्टेडी कर दिया जाए तो आपको क्या महसूस होगा, आप पकड़े रहिए ऐसे करके, इसको खींच के एक स्ट्रिप में ऐसे खींचे रहिए, तो आपको लगेगा कि स्प्रिंग आपको आपके हाथ पे जोर लगा रही है। वो किस तरफ जोर लगा रही है, उधर की ओर जोर लगा रही है। पुलिंग इधर हुई है और स्ट्रेचिंग जो इलास्टिक फोर्स होता है स्प्रिंग का वो उसके पुलिंग के अगेंस्ट लगता है इधर की ओर। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेचिंग जो इलास्टिक फोर्स जनरेट होता है वो किधर लगता है, पुलिंग के अगेंस्ट। देखिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और F1 F2 इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और ये दोनों इस डायरेक्शन में, और पुलिंग किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन आपको बता दिया। तो अब देखिए F2 यहाँ पर लगता है, F1 यहाँ लगता है। अगर थोड़ी दूर स्ट्रेच खींचेंगे तो कम होएगा, ज़्यादा दूर खींचेंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी पुलिंग रिवर्स होती है, रिवर्स गियर होती है। इधर खींचेंगे तो जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता जाएगा, इसका फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन पुलिंग के अगेंस्ट होगी। ठीक है, तो अब इसको और थ्योरेटिकल देख लेते हैं। F1 एंड F2 आर द इलास्टिक फोर्सेस वेरिएबल, जो कि इलास्टिक फोर्स क्या है, वेरिएबल है। F1 F2 लिखा मतलब वेरिएबल है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कम फोर्स लगेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये वेरिएबल फोर्स है। इलास्टिक फोर्स वेरिएबल आर डेवलप्ड इन द स्प्रिंग ऑन पुलिंग और स्ट्रेचिंग। दो काम कर सकते हैं आप, ये स्ट्रेच भी कर सकते हैं और प्रेस भी कर सकते हैं। प्रेस में भी क्या होगा, अगर इसको इधर की बजाय इसको हाथ से ऐसे दबा दीजिए, तो जैसे ही दबाएंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग आपको उस जिस दिशा में दबाएंगे उसके उल्टी दिशा में आपको पुश कर देगी। तो तब वो पुशिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ये मतलब F1 F2 दूसरी डायरेक्शन में लगने लगेंगे। तो इसीलिए लिखा है पुलिंग और स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग विच आर अपोजिट टू द पुल्स डायरेक्शन। ठीक है,
तो हमेशा स्प्रिंग फोर्स कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं, इलास्टिक कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो हमेशा अपोजिट रहता है पुल्स डायरेक्शन, पुल्स या स्ट्रेच डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में आप खींचते हैं उसके उल्टी दिशा में लगता है। तो ये तो रफ सिचुएशन है कि पुल्स डायरेक्शन। सही लैंग्वेज क्या है, डिस्प्लेसमेंट की विपरीत दिशा में लगता है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होता है उसकी उल्टी दिशा में लगता है। ठीक, तो अब ये तो आपने समझ लिया स्प्रिंग में होता क्या है। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, तो हुक्स जो हम साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको रीडिंग करी थी और इसका फार्मूला दिया था। तो बाय हुक्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स, इसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। अब इसमें टर्म समझ लीजिए कि इसमें K क्या चीज़ है, K है फोर्स कांस्टेंट। ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट। किसका फोर्स कांस्टेंट है, ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है। मतलब स्प्रिंग बदल जाएगी तो K बदल जाएगा, अगर स्प्रिंग की मटेरियल बदल जाएगी, इलास्टिसिटी बदल जाएगी तो K भी बदल जाएगा। ठीक, और X क्या है, स्ट्रेच्ड और प्रेस्ड डिस्टेंस। जितना आप स्ट्रेच करेंगे उसको कैलकुलेट कर लीजिए, या जितना आप प्रेस्ड करेंगे उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो F जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इलास्टिक फोर्स कहलाएगा। अब ये निगेटिव क्या वाला है, निगेटिव क्या चीज़ है, निगेटिव बताता है F इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट X। डिस्प्लेसमेंट के उल्टी दिशा में ये फोर्स होता है। देखिए यहाँ पर देखिए पुलिंग किधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स किधर लग रहा है, उल्टी दिशा में लग रहा। लेकिन अभी आप इसको ऐसे प्रेस्ड कर दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर हुआ। अब आपको दाब किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, उधर लगेगा। तो सिंपल है, तो टर्म्स समझने थे तो समझ लिए। अब हमने दोबारा इसको थोड़ा सा 3 सिचुएशन बना के दिखाया है। देखिए पहली स्थिति, पहली कंडीशन नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या है कि स्प्रिंग यहाँ से स्ट्रेच्ड है और रेस्ट पोजीशन पे ब्लॉक लगा हुआ है। अब हमने क्या करा, इसको स्ट्रेच कर दिया। कितना स्ट्रेच करा, x1 स्ट्रेच कर दिया, यहाँ से इसको स्ट्रेच करा और x1 डिस्टेंस स्ट्रेच कर दिया नॉर्मल पोजीशन से। ये इसकी 0 पोजीशन है, ये x1 पोजीशन है। तो आपको जो इलास्टिक फोर्स है वो कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। इधर की ओर x1 इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, तो ये F1 है। तो स्ट्रेच पोजीशन में F1 हमको स्ट्रेचिंग फोर्स, वो क्या कहेंगे, इलास्टिक फोर्स मिलेगा। तो उसको इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे, F1 इक्वल टू माइनस के और x1 माइनस लगा के x1 जितना डिस्प्लेसमेंट है उसका गुणा कर देंगे तो हमको F1 मिल जाएगा, इस फार्मूले से मिलेगा। अब दूसरी सिचुएशन है कंप्रेस्ड। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस्ड करेंगे छोटी छोटी खिंच के ऐसे आ जाएगी। तो ये मान लीजिए x1 आपने कंप्रेस्ड कर दी तो x1 डिस्टेंस मालूम चल गया, F2 की वैल्यू किससे, इससे निकलेगी। तो F2 इक्वल टू माइनस के इंटू x2। तो ये है पूरी सिस्टम स्प्रिंग फोर्स, वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो अब आगे हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग वेरिएबल फोर्स कैसे काउंट करेंगे उसको देख रहे थे। उसमें स्प्रिंग के बारे में बताया था और रॉकेट के बारे में बताया था। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमको रिजल्ट जो चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि उसको प्रॉपर वे में कैसे, अगर न्यूमेरिकली दिया जाता है तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं, टॉपिक वही है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस। तो फिर से हमने रिमाइंडर के लिए बना दिया, एक स्प्रिंग बना दिया है और x डिस्प्लेसमेंट इसको स्ट्रेच करा गया है। तो F1 यहाँ था, F2 यहाँ था, वेरिएबल फोर्स है, हुक लॉ से इसको कैलकुलेट करते हैं। F इक्वल टू माइनस के एक्स हुक्स लॉ होता है। अब हमको क्या रिजल्ट चाहिए जिसके पीछे हम परेशान हैं इतना, तो हमको रिजल्ट क्या चाहिए कि इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क जो होता है वो कैलकुलेट कैसे करा जाएगा। अभी तक हम फोर्स कर रहे थे, लेकिन हमको वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये निकालना है। तो उसका रिजल्ट हम कौन सा निकालने जा रहे हैं, तो
इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा टोटल वर्क जो है काउंट अगर करना हो, अगर x1 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन और x2 लास्ट डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है, तो x1 से x2 तक कितना वर्क कैलकुलेशन हुआ वो कैसे काउंट करेंगे? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx जो है वो ये है, क्या है? वेरिएबल फोर्स का फंक्शन है fx, और उसका गुणा कर दिया dx से। एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इनफाइनेटेसिमली स्मॉल नियर अबाउट टू जीरो, उसका गुणा कर दिया। तो ये छोटी सी स्ट्रिप का हमने वर्क डन निकाला और उसका इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम x1 टू x2 तक। तो हमको कैलकुलेटेड वे में वर्क कैलकुलेशन मिल जाता है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो क्या बताता है? वो बताता है एरिया अंडर fx वेरिएबल फोर्स और x डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बनाया जाएगा, उस ग्राफ का x एक्सिस, उस ग्राफ और x एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा वो हमको वर्क डन देगा। किसका देगा? वेरिएबल फोर्स fx का देगा। फिर से सुन लो, W टोटल वर्क डन बाय fx वेरिएबल फोर्स फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट x1 to x2 is defined by integration of fx into dx from x1 to x2। ये मैथमेटिकल है और इसका रिजल्ट किसके बराबर होता है? एरिया अंडर fx एंड x कर्व। fx और x का जो कर्व होगा उसका जो है x एक्सिस पे और कर्व के बीच में जो एरिया होगा वो वर्क के बराबर होगा। तो यही हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार अगर गो थ्रू गए उसके प्रूफ के तो हमको बाद में सारी चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, तो देखिए प्रूफ हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए ये हमने ये यूज़ कर रहे हैं, ये fx है और इसकी है -kx, ऐसे वेरिएबल फोर्स है स्प्रिंग फोर्स के लिए। तो ये इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं पहले। तो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम x एक्सिस में शो करते हैं। यहाँ x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और fx की वैल्यू जो वेरिएबल फोर्स है वो y एक्सिस पे ले लेते हैं। और फिर उसके बाद कर्व जो हमारा बनता है, मान लो ऐसा बनता है। कैसा बनता है? मान लो यहाँ पर शुरुआत में x1 है, ये मतलब स्प्रिंग के x1 डिस्टेंस के लिए यहाँ पर पॉइंट पे हम आते हैं। तो यहाँ वैल्यू मिलती है हमको f, यहाँ f मिलती है, तो यहाँ पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद मान लो x1 + 0.02, तो यहाँ पर मिल गया पॉइंट। फिर x1 = 5, तो यहाँ x की वैल्यू 5 तक गई, तो यहाँ मिल गया। फिर इसी तरह से x2 तक जाते हैं। तो x1 से x2 तक के लिए ग्राफ कैसा आया? ऐसा आया। कैसा आया? ये कर्व है, कर्व फॉर y = fx। ठीक, तो ये कर्व जो है वो fx का कर्व है। तो यहाँ से ऐसे गया ये और ऐसे हो गया, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज कर रहा है। यहाँ कुछ वैल्यू है f की, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। अब डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन क्या है? x1, फिर समथिंग डेल्टा x, मान लो डेल्टा x बढ़े इसमें, तो डेल्टा x की स्ट्रिप ये है और ऐसे ऐसे बढ़ते गए x2 तक बढ़े। अब इसमें देखो हम क्या करते हैं, इस कर्व का एरिया काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या होती है विधि? देखो एस तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि सर्किल है या पैराबोला है, कुछ फिक्स नहीं है, अजीब रैंडम टाइप का ग्राफ है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कई रेक्टेंगुलर स्मॉल स्ट्रिप में बांट लेते हैं। देखो ऐसे क्या करा, यहाँ पर पिलर दे दिए, यहाँ पर डेल्टा x एक दूरी ले ली और उसी की विड्थ के अनुसार यहाँ डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x, तो 1 2 3 4 5 स्ट्रिप बनी। अब उसके पैरेलल ऐसे ऐसे लाइन खींची,
और यहाँ पर जो पॉइंट आए उससे ऐसे ऐसे करके ऐसे खींचे तो हमको क्लियरली कितने हमको रेक्टेंगल मिल गए। देखो पहला रेक्टेंगल ये हुआ, ये रेक्टेंगल मिला, दूसरा रेक्टेंगल ये मिला, तीसरा रेक्टेंगल ये मिला, चौथा रेक्टेंगल ये मिला। अब इसमें देखो, अब हम इस अगर ये चारों के हमारे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर हमको वैल्यू एफ की पता है प्रैक्टिकल द्वारा, तो और इसकी दूरी क्या है डेल्टा एक्स हमने खुद डिसाइड करी है, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह इसका एरिया आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन फॉल्ट कहाँ हो जाएगी? फॉल्ट ये हो जाएगी, ये एरिया छूटता जाएगा, ये एरिया छूट जाएगा, ये एरिया छूट जाएगा, ये एरिया छूट जाएगा, ये एरिया छूट जाएगा, तो ये एरर आ जाएगी। लेकिन हमारा कुछ रफली आइटम बन जाएगा, रफली हमको अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिल जाएगी, नियर अबाउट टू वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले देख लो क्या करा हमने। देखो यहाँ तक की दूरी x1 शुरुआत की। अब इसके बाद जो स्मॉल स्ट्रिप ली है डेल्टा एक्स वेड्थ की ये स्ट्रिप ली है, तो यहाँ से यहाँ x1 है और यहाँ से ये लेंथ यहाँ तक की कितनी है? यहाँ तक की, इस पहली स्ट्रिप के यहाँ तक की दूरी क्या है? x1 प्लस डेल्टा एक्स। समझ गए? तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बता देंगे। तो ये फिगर था, हमने ऐसे बना लिया। फिर से देख लो, x इधर है, एफ एक्स इधर है, इस कर्व का फार्मूला है y इक्वल टू एफ एक्स, और x1 इनिशियल है, x2 फाइनल है, और ये कर्व ऐसे गया है और ये एरर आएंगी, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसको हमने फिगर ए का नाम दिया है। अब देखो इसकी लैंग्वेज हम क्या कर रहे हैं। देखो फॉर x1 टू x1 प्लस डेल्टा एक्स, x1 यहाँ तक है और x1 से लेकर x1 प्लस डेल्टा एक्स। x1 प्लस डेल्टा एक्स कौन सी दूरी है? ये वाली दूरी है। और x1 कितनी? ये वाली दूरी है। तो इससे x1 से x1 प्लस डेल्टा एक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होता है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये कहे, अब हमने लिखा है ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स दूरी चलने में क्या होता है? देखो ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्या होता है? एफ एक्स इज नियरली कॉन्स्टेंट। तो अब देखो डेल्टा एक्स दूरी चलने पे देखो एफ की वैल्यू ये होगी और ये होगी। तो अगर इसको नज़रअंदाज कर दो इतनी दूरी को, तो एफ नियर अबाउट टू सेम रहता है। इसमें तो कम से कम सेम ही है, इतने हिस्से में तो सेम है। तो इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट में एफ एक्स जो एफ का वैल्यू है वो नियरली कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है, केवल इतना डिफरेंस आता है, इतना जितना आ रहा है। तो नियरली कांस्टेंट बता के, तो अगर नियरली कांस्टेंट है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस स्ट्रिप में वर्क डन कितना होएगा? डेल्टा डब्ल्यू। मान लो इस पूरी स्ट्रिप में टोटल वर्क कितना आता है? डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू इसलिए लिखा है कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डेल्टा एक्स से संबंधित है, डेल्टा एक्स का वर्क डन हुआ। तो डेल्टा डब्ल्यू को कैसे निकालेंगे? एफ की वैल्यू कांस्टेंट है एफ, और इसकी ब्रेथ कितनी हुई? डेल्टा एक्स। तो इस रेक्टेंगुलर एरिया का एरिया कितना हो जाएगा? एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ कांस्टेंट है तो एफ इंटू डेल्टा एक्स कर दिया। तो ये डेल्टा डब्ल्यू आ गया एफ इंटू डेल्टा एक्स फॉर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये क्या शो करता है? इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो फर्स्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया है ये। तो ये है क्या है? अब एफ इंटू डेल्टा एक्स। इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, एक रिजल्ट हो गया। अब सिमिलरली जैसे ये कैलकुलेट करा था वैसे और कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट कर लिया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो कैसे करें, लिखेंगे कैसे? तो सिमिलरली टोटल डब्ल्यू बाय एफ एक्स, ब्रैकेट में लिखा इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम x1 टू x2। तो इस एक के सहारे हमने क्या लिखा
कि जैसे हमने इसको कैलकुलेट करा वैसे हमने क्या करा, कहा कि यहाँ से x1 से x2 तक टोटल वर्क अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो इसमें सिमिलरिटी लगा दी। हमने लिखा टोटल W बाय Fx इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम x1 टू x2, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या करा। तो अब वो करना है, अब इस पार्ट में बता रहे हैं हम कैसे क्या करते हैं, तो हम यही करने जा रहे हैं। अब देखो इसको कैसे लैंग्वेज चेंज करके लिखते हैं, तो जैसे ये करा है वैसे ही हम पूरा निकालेंगे। तो पूरा निकालने के लिए हमने मान लिया कि पूरा वर्क है W, यहाँ से यहाँ तक का पूरा वर्क मान लो W है, टोटल वर्क W है। तो W इक्वल टू है सम ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स लाइक इक्वेशन 1, मतलब कि ये डेल्टा W1 है, ये डेल्टा W है, ये डेल्टा W2 है, और ये डेल्टा W3 है, ये डेल्टा W4 है। 4 स्टेप हुए, तो इस तरह से तमाम सारी ऐसे स्टेप हो गए। तो उन सब का अगर हम सम करेंगे तो वो पूरा टोटल W आ जाएगा, समझ रहे हो। एक स्टेप जोड़ी, फिर उसमें दूसरी, फिर उसमें तीसरी, उसमें चौथी, तो जितनी स्टेप है सबको जोड़ा तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो वही लिखा है। तो इसको लिखने का ढंग क्या है, इक्वल टू समेशन लिख देते हैं। समेशन किस में लगाएंगे, देखो एक स्ट्रिप का फार्मूला क्या है, F इंटू डेल्टा एक्स, तो Fx इंटू डेल्टा एक्स एक स्ट्रिप का आ गया जनरल का। अब उसमें समेशन लगा दिया और x1 टू x2 बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि x1 से x2 तक जितनी स्ट्रिप आप बना रहे हो सबको सम अप कर दोगे तो पूरा W आ जाएगा। तो एक स्ट्रिप का समेशन क्या निकाला है, F इंटू डेल्टा एक्स। तो एक जनरल स्ट्रिप का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो जब F इंटू डेल्टा एक्स लिखोगे तो इसका मतलब F फिक्स है, तुमने यहाँ निकाला है। जब Fx लिखोगे तो उसका मतलब फॉर x हो गया, कहीं बीच में x पॉइंट होगा उसके लिए निकाल लो, तो उसकी वैल्यू F हो गई, निकाल लें। और डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिप का हो गया, तो वर्क डन आ गया एक जनरल स्ट्रिप का। अब x1 से x2 तक उसको जितनी स्ट्रिप थी सबको जोड़ दिया तो टोटल वर्क आ गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, हमें वर्क का आइडिया लग गया। कैसा लगा, अप्रॉक्सीमेट लगा। अब इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब ये किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू, यही इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बिटवीन x1 एंड x2 इन फिगर ए। तो इस फिगर में ये जो फॉर्मूला हमारा बना वो क्या चीज है, एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, x1 से x2 तक जितनी स्ट्रिप बनी उन सबका एरिया कैलकुलेट कर दिया, ऑल रेक्टेंगुलर ऐड कर दिए। तो ए फिगर में जितने रेक्टेंगुलर थे सब ऐड कर दिए। तो ये जो एरिया आएगा वो नियरली इक्वल होगा, एक्यूरेटली इक्वल नहीं होगा, नियरली इक्वल होगा किसके, एरिया इनक्लोज्ड बाय Fx और x कर्व एंड x एक्सिस। अब हम लैंग्वेज पे आए तो हमारा जो एरिया स्ट्रिप से जो ये आया ये बिल्कुल वो एरिया नहीं है जो हमें एग्जैक्टली वर्क देगा, ये वाला नहीं देगा, वो इतना एरर देगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। तो इसीलिए इस एरिया को एक्यूरेट नहीं मानेंगे, इसमें लगाएंगे नियरली इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय। तो हमें कौन सा वर्क देगा एरिया, जो इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया होगा उसका देगा। तो हमने कौन सा कैलकुलेट करा, ये वाला करा है। तो ये जो एरिया है रेक्टेंगुलर का वो नियरली इक्वल होगा इस पूरे एरिया के। समझ में आ गया, इतना अंतर है। तो यहाँ तक क्लियर है हमारे ख्याल से, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना हमारा हम काफ़ी कुछ हद तक पहुँच गए। अब देखो सेकंड चीज़ क्या है, तो ये कह रहे हैं नाउ, अब क्या करेंगे, वी विल टेक द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x1 टू x2 इनटू मोर स्मॉलर इंटरवल्स फिगर बी। अब ये कह रहे हैं कि हम एक कर्व तो वही लेंगे लेकिन फिगर हम दूसरा बना ले रहे हैं, और उसमें जो ये स्ट्रिप्स हैं इसके जो ब्रेथ है वो और छोटी करते जा रहे हैं। जैसे ये डेल्टा एक्स इतनी थी, अब हमने इतनी कर दी, अब इतनी ली थी तो इतनी कर दी।
समझ रहे? तो धीमे धीमे करके कहेंगे कि नियर अबाउट टू 0 ले लेंगे, मतलब 0.1 0.001 ऐसे लेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं वी विल टेक टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x1 टू x2 इनटू मोर स्मॉलर इंटरवल्स इन फिगर बी। अब फिगर बी में हमने क्या करा, वही कर्व बनाया। देखो यहाँ पर fx है और यहाँ x है, और ये इक्वेशन है y इक्वल टू fx, और ये x1 यहाँ है, x2 यहाँ है, और डेल्टा x की स्ट्रिप जो है अब और छोटी कर दी, f की वैल्यू वही है। तो यहाँ से कर्व शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ ख़त्म हुआ था। पहले हमने स्ट्रिप बड़ी ली थी, अब इसको बहुत छोटा कर दिया। देखो कितना छोटा कर दिया। तो ये जो एरर आएगी वो कम हो गई, अपने आप कम हो जाएगी। तो x1 से x2 तक हमने कहा, और डेल्टा x हमने इन्फाइनाइटली स्मॉल लिया और छोटा ले लिया। तो अब देखो लैंग्वेज कैसे बताएंगे। जब हमने इंटरवल्स स्मॉलर कर दिए तो क्या होगा, दैट डेल्टा x बिकम्स स्टिल स्मॉलर देन। तो क्या होगा, जब इंटरवल स्मॉल कर दोगे तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, अभी भी स्मॉल है और स्मॉल हो गया। अभी 5 था, अभी 0.02 हो गया। तो उससे क्या होगा, छोटा लेने से क्या होगा, देन क्या रिजल्ट मिलेगा, fx एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल। अब ये कह रहे हैं इसको डेल्टा x को छोटा करने से आपको ये होगा कि ये कह रहे हैं fx एट बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल। अब इस इंटरवल में देखो क्या बना, क्या वो रेक्टेंगुलर बने, सारे रेक्टेंगुलर बने, लेकिन ज़्यादा बन गए। पहले 10 बन रहे थे, अब 100 बनने लगे। तो हर एक इंटरवल में, ये जो इंटरवल है ये, तो हर एक इंटरवल में बिगिनिंग में fx का जो वैल्यू होगा क्या होगा, नियरली इक्वल होगा इट्स वैल्यू विद इन द इंटरवल। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये छोटा स्टेप हो गया। अब इसमें जो f की वैल्यू कांस्टेंट ले रहे थे, मान रहे थे, वो और कांस्टेंट होने लगी। मतलब पहले इतना अंतर पड़ रहा था, देखो इतना अंतर पड़ गया, यहाँ पर f की वैल्यू ये थी, अब यहाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन अब जब हमने इसको छोटा कर दिया तो अब इसमें क्या हुआ, f का जो डिफरेंस था वो और कम हो गया। तो और कम हो गया तो f का वैल्यू कम हो गई, तो f की वैल्यू क्या हो गई, स्टेडी हो गई। जरा सा अंतर पड़ रहा है तो ज़्यादा स्टेडी हो गई। पहले 2 थी, अब ज़्यादा 2.001 हो गई। और पहले कितना अंतर पड़ रहा था, 2 था तो 2.5 हो गई। तो f स्टेडी होता, f कांस्टेंट होता चला जा रहा है। हर एक इंटरवल में f कांस्टेंट वैल्यू देने लगा। तो ये रिजल्ट इन्होंने ऐसे लिखा है। कैसे लिखा है, अगर हम डेल्टा x को स्मॉलर करेंगे तो हर एक इंटरवल में इनिशियल f जो होता है, जिसको कांस्टेंट मान के चल रहे थे, वो और भी ज़्यादा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लैंग्वेज, स्मॉलर द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x द एरिया अंडर कर्व विल बी मोर नियरर टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये कह रहे हैं कि अगर डेल्टा x को हम छोटा करते जाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, f कांस्टेंट, मतलब स्ट्रिप में इनिशियल f की वैल्यू ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। और क्या होएगा, और जो एरिया हमारा इस फार्मूले से आएगा वो हमारा एरर कम होती जाएगी उसमें। ठीक है। एरर मतलब ये एरिया नियर अबाउट टू इस कर्व के द्वारा एक्स एक्सिस पे जो एरिया एक्चुअल में ढका गया उसके नियर अबाउट पहुंचता जाएगा, तो एरर कम हो जाएगी, तो रिजल्ट ज़्यादा मिलने जाएंगे। ठीक है। तो अब चलिए आगे थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि डेल्टा x को छोटा करते जाएंगे तो f हर एक इंटरवल में f की वैल्यू जो है नियर अबाउट कांस्टेंट मिलने लगेगी, और हर एक में एरर कम हो जाएगी, एरर कम होने लगेगी। तो ये हमारा एरिया नियर अबाउट टू एक्चुअल आने लगेगा। ठीक है।
तो यहाँ तक पहुँच गए थे। स्मॉलर द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स द एरिया अंडर कर्व विल बी मोर नियरर टू द सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो डेल्टा एक्स जैसे जैसे छोटा होता जाएगा तो ये स्ट्रिप जो है और एक्यूरेट होती जाएगी और नियर अबाउट पहुंचने लगेगी। अब देखिए, अगर यहाँ तक समझ लिया था, अब देखिए क्या एक्चुअल लिखना है। इफ़ डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, अब हमने साफ साफ कहा कि अगर डेल्टा एक्स को ज़ीरो के बराबर ले रहे हैं, ज़ीरो के नियर अबाउट ले रहे हैं, मान लीजिए 0.00001 इतना ले रहे हैं, तो क्या होगा, द वर्क डन बाय एफ एक्स, तब जो एफ एक्स द्वारा वर्क किया जाएगा विल बी इक्वल टू, दोबारा लिख गए कोई दिक्कत नहीं है, तो एफ एक्स द्वारा जो वर्क करा जाएगा विल बी इक्वल टू द एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द एफ एक्स और एक्स कर्व बिटवीन x1 टू x2। तो तो जब हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे तो वर्क डन बाय एफ एक्स कितना हो जाएगा, हाउ मच, कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द एफ एक्स और एक्स कर्व। एफ एक्स और एक्स कर्व कौन सा है, ये वाला, और एफ एक्स तो ये कर्व हो गया, एफ एक्स ये कर्व हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस कौन है, ये, तो इन दोनों के बीच का एरिया, तो एरिया अंडर द एफ एक्स और एक्स कर्व बिटवीन x1 टू x2, x1 से x2 तक, तो ये एरिया जो है इक्वल उसके हो जाएगा, लगभग इक्वल हो जाएगा अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लेंगे। तो अब एग्जैक्टली आ गए, यहाँ थे नियर अबाउट पे अटके थे, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि W इज एक्चुअली इक्वल कितने हो जाएगा, लिमिट, अगर किसके इक्वल है, लिमिट लगा दी, लिमिट इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिख दिया हमने, और समेशन लिखा और x1 टू x2 लिखा, और फार्मूला वही लगा दिया, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो अभी ये इक्वल इसके नहीं था, लेकिन यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जब हम लिखेंगे तो ये एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाएगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय एफ एक्स और एक्स कर्व एंड एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट क्लियरली हो गया, तो ये जो है इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूले से हमको ये एक्चुअली कर्व मिल गया और टोटल हमको एग्जैक्टली रिजल्ट मिल गए। अब इस लैंग्वेज को हम रफली पहुँचे, लेकिन अब इस लैंग्वेज को मैथमेटिकली एक और तरीका है कहने का, इन द लैंग्वेज ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में इस बात को कैसे कहते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। इतना लिखने पे ये वर्क हमको मिल जाता है एक्यूरेटली, कोई पॉइंट मात्र की गलती नहीं होती है। तो ये रिजल्ट इक्वल किसके है, एरिया बिटवीन फोर्स कर्व एंड एक्स एक्सिस फॉर वैल्यूज x1 टू x2 एज इन फिगर सी। तो फिगर सी दोबारा बनाया आपके लिए, उसमें वही काम करा, एक्स एक्सिस एफ एक्स इधर दिखा दिया, वाई एक्सिस पे एफ की वैल्यू यहाँ शुरू हुई है, कर्व ऐसे बनाए। अब जो हमको ये रिजल्ट से जो ग्राफ में एरिया मिलेगा वो बिल्कुल एकदम क्लियरली वही मिलेगा जो एग्जैक्टली होता है। तो इसी रिजल्ट को शो करने के लिए हमने ऐसे ऐसे करा। तो हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, या तो आप ये यूज़ करिए, ये तो थोड़ा कठिन है, बार बार कौन जोड़ेगा, लेकिन इंटीग्रल से फटाफट निकल आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2। ये तो मैथमेटिकली है, लेकिन अगर आपको ग्राफ दे दिया गया है तो ग्राफ का एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो दोनों को मिला के कम एक्यूरेटली क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।